फिन एजुकेशन विद संतोष में आज हम यह फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, रैदर हम आप लोगों को ये बताना चाहेंगे कि एक्चुअल में इंडियन मार्केट फॉल क्यों कर रहा है। देखिए, ट्रम्प कार्ड है, ग्लोबल टैरिफ इशू चल रहे हैं, ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, जिनकी वजह से हमारे इंडियन मार्केट भी करेक्ट हो रहा है। चाइनीज इकॉनमी स्लो डाउन में चल रही है, जापानीज इकॉनमी स्टेबल है। ये सब के कारणों की वजह से हमारा इंडियन मार्केट जो है वो करेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो देखिए, ये बातें सही हैं कि इन सब वजहों की वजह से भी इंडियन मार्केट करेक्ट हो रहा है। लेकिन ये सब रीजन्स जो भी हमने आपको बताए हैं सिर्फ एक फैक्टर्स हैं। ठीक है, हमारे मार्केट करेक्ट होने का एक फैक्टर्स है। इसके पीछे जो इंडियन मार्केट जो डे बाय डे करेक्ट हो रहा है, इसके पीछे का जो दो मेन रीजन है, आज हम उसको इलेबोरेट करने की कोशिश करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले कि हम अपने डिस्कशन शुरू करें, थोड़ा मार्केट का हालचाल देख लेते हैं। देखिए, ये जो 22,800 का लेवल है निफ्टी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और वैसे भी आज आप देखिए तो हमारा जो विक्स है ना वो लगभग 8% शूट किया है। जब विक्स शूट करता है, जब विक्स 16, 17, 18 के आसपास पहुंच जाता है तो हमारी जो वॉलेटिलिटी है ना वो इंक्रीज हो जाती है। तो कभी विक्स इंक्रीज की वजह से हमारा जो निफ्टी कभी अप और कभी डाउन अचानक से होता रहता है। ठीक है, इसी को हम वॉलेटिलिटी बोलते हैं। तो उसी की वजह से आप देखिएगा तो आज डायरेक्शनल मूव काफ़ी अच्छे मिले होंगे ट्रेडर्स को। और हमारा जो मिड कैप है वो भी अच्छा खासा फॉल किया है। आज लगभग 1.5% के आसपास मिड कैप टूटे हैं। लगभग ऑलमोस्ट सारे स्टॉक टूटे हैं, सिर्फ थोड़े बहुत पॉजिटिव था, तो फार्मा सेक्टर थोड़ा बहुत पॉजिटिव था। राइट, तो मार्केट करेक्शन के मूड में करेक्शन दे रहा है, हर दिन करेक्शन दे रहा है, तो इसमें कोई बड़ी बात तो लग नहीं रही है। हाँ, जिनका पोर्टफोलियो है वो उनके लिए तो वो क्या बोला जाए, वो अपना पोर्टफोलियो देख रहे हैं कि कब ये फॉल रुके, कब ये फॉल रुके। राइट, ठीक है, और ऐसे ही मार्केट का हाल चाल, ऐसे ही मार्केट चल रहा है। और जो जो मार्केट में बिकवाली चल रही है वो भी जारी है। तो देखते हैं कि आगे मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा। ठीक है, ये सब तो वेट एंड वॉच करने की टाइम है। और वैसे देखिए, यदि हम इंटरनेशनल न्यूज़ की बात करें तो ट्रम्प और एलन मस्क की जोड़ी जो वर्क कर रही है, इन दोनों की जोड़ी किसी भी इकॉनमी के लिए एज पर माय व्यू अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि एलन मस्क क्या है, वो कैपिटलिस्ट माइंडसेट है। ठीक है, उसको सिर्फ अपने प्रॉफिट एंड लॉस से मतलब है। और डोनाल्ड ट्रम्प क्या है, वो एक पॉलिटिशियन है। एक पॉलिटिशियन शुड बिहेव फॉर वेलफेयर मोटिव। राइट, उनका व्यवहार जो होता है वो सोशलिस्ट होना चाहिए। उनको एक पॉलिटिशियन का बिहेवियर वेलफेयर के लिए कार्य करना चाहिए। तो एक सोशलिस्ट माइंडसेट और एक कैपिटलिस्ट माइंडसेट का जो ये मेल है, ये कितना आगे तक किसी कंट्री को लेके जाएगा, इस पर डाउट होता है। राइट, क्योंकि एक पॉलिटिशियन सिर्फ और सिर्फ अपने सिटीजन्स के लिए वर्क करते हैं, उसके सिटीजन्स के लिए जो बेटर होगा वो करेगा। लेकिन एलन मस्क तो वहाँ के सिटीजन्स को ही फायर कर रहे हैं। डोज के अंदर DOG ही, जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशियंसी है, उसके अंतर्गत वो वहाँ पर नौकरियाँ फायर कर रहे हैं। और गवर्नमेंट को अपना एक्सपेंडिचर जो है इंक्रीज करना चाहिए। जब गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज करता है तभी लोगों तक उसका हेल्प पहुंच पाता है। यदि गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर नहीं करेगा तो वहाँ पे के पॉपुलेशन के लिए, वहाँ की सर्विसेज के लिए अच्छी बात नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि सोशलिस्ट माइंडसेट के में और वेलफेयर के लिए पैसे को इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, पैसे को खर्च करना ही पड़ेगा। पैसे बचा के वेलफेयर नहीं कर सकते हैं। राइट, तो इन दोनों की जोड़ी अमेरिका को किस डायरेक्शन में लेके जाएगा, रियली एक चिंता की विषय है। राइट, शायद मेरे हिसाब से डोनाल्ड ट्रम्प को अपने हिसाब से काम करना चाहिए, किसी बिजनेसमैन के जैसा बिजनेसमैन बोले उसके हिसाब से काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये तो उनका कंट्री है, उनकी पॉलिटिक्स है, उनकी अपनी आइडियोलॉजी है, इससे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और अभी हमारे मोदी जी ने अमेरिका का विजिट किया है। ठीक है, तो सभी को पता है कि वहाँ से हमको 35 मिसाइल जो है हमको मिलने वाले हैं, विमान मिलने वाले हैं हमको। तो ठीक है, ये सब तो हमारा वहाँ उनसे जो कि इम्पोर्ट होता रहते हैं, हमारे वेपन्स वगैरह, हमारे युद्ध की जितनी भी चीज़ें होती हैं वहाँ से इम्पोर्ट होती रहती है। लेकिन इसका जो एक सबसे अहम पॉइंट निकल के आया इस विजिट का, वो है कि
अमेरिका ने भारत को फ्री हैंड दे दिया है टू बांग्लादेश। बांग्लादेश पे अमेरिका ने डायरेक्टली बोल दिया है कि इंडिया जैसे चाहे वैसे उस पे अपनी पॉलिसीज बना सकता है, वैसे वो बांग्लादेश को कंसीडर कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी विनिंग पॉइंट होगी फॉर द इंडिया, क्योंकि चाइना जो है ना वो इंडिया में सॉरी चाइना जो है वो बांग्लादेश में अपना एग्जिस्टेंस इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। वहाँ पे बांग्लादेश में वो ट्राई कर रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाए, बांग्लादेश को लोन दे, जिससे कि वो बांग्लादेश पे एक थोड़ा सा अपना कंट्रोल कर सके। तो इस ये एक चाइना के लिए झटका होगा कि इंडिया को जो फ्री हैंड बांग्लादेश मिला है वो एक चाइना के लिए बहुत बड़ा झटका है, और इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो बांग्लादेश में फिर से अपना प्रभुत्व स्थापित कर सकता है। क्योंकि देखिए हमारे नेबर कंट्री है, राइट। हमारी जितनी भी नेबर कंट्री है, एक आध दो कंट्रीज को छोड़कर सारी कंट्री क्या है, इंडिया के अगेंस्ट है। और इंडिया क्या है, चारों तरफ अपने कंट्री से घिरा हुआ है, नेबर कंट्री से घिरा हुआ है। तो बांग्लादेश को भी हाथ से चला जाना, श्रीलंका में प्रॉब्लम्स है, पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स है, नेपाल में प्रॉब्लम्स है, राइट। तो ये सब जो कंट्री हैं, थोड़ा बहुत इंडिया के फेवर में कंट्री भूटान है तो उसका बहुत बड़ा रेलेवेंस नहीं है। तो जो जो बड़े और थोड़ी इकोनॉमिक रिच कंट्री हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका, ये सब धीरे धीरे हिंदी इंडिया के कब्जे से दूर होकर चाइना की तरफ मोटिवेट हो रहे हैं, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। तो जो बांग्लादेश में चाइना को झटका लगा है ना, वो भारत को फ्री हैंड अमेरिका ने जो हैंड ओवर किया है, तो एक भारत के लिए एक स्ट्रेटजिक रणनीति हो सकती है। और देखिए एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है ना कि यदि हम किसी स्टॉक को परचेज करते हैं ना, तो उस स्टॉक को परचेज करने के लिए हमारा उस पर फंडामेंटल एनालिसिस स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तो फंडामेंटल एनालिसिस के लिए ना किसी भी स्टॉक को परचेज करने का, उसको जज करने का 3 पिलर्स होते हैं, ठीक है। जो 3 पिलर्स हैं उनमें पहला होता है कि रिस्क। हम कोई स्टॉक परचेज कर रहे हैं तो उसमें कितना रिस्क है, उसको हम मेजर करते हैं। दूसरा कि उसमें ग्रोथ कितनी है, जिस कंपनी या जिस स्टॉक को हम परचेज कर रहे हैं उस स्टॉक या कंपनी में ग्रोथ कितनी है, और वो कितना कैश जनरेट कर रही है। बस यदि आप किसी स्टॉक को फंडामेंटली एनालिसिस कर रहे हैं, तो यदि आप सिर्फ इन 3 पिलर पे एक बार एनालिसिस करेंगे तो आपको एक ब्रॉडर सेंस मिल जाएगा कि इस कंपनी में क्या हो रहा है। जैसे यदि हम बात करें कि यदि कोई कंपनी है जिसमें रिस्क लगभग अब बहुत कम रिस्क है और वो कैश भी जनरेट कर रही है, ठीक है, मतलब रिस्क कम है और कैश जनरेट कर रही है, लेकिन उस कंपनी में ग्रोथ नहीं है, तो ऐसी कंपनियों में हम मेरा क्या व्यू बनेगा, ऐसी कंपनियों में मेरा व्यू ये बनेगा कि जब तक इस इन सब कंपनियों में यदि हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें बहुत अच्छी रिटर्न तो नहीं मिलेगी, लेकिन हमें ठीक ठाक स्टेबल रिटर्न मिल जाएगी, ठीक है, जो कि हमारी इन्फ्लेशन प्लस जीडीपी जितनी है उतनी रिटर्न तो हमको मिल जाएगी आराम से, ठीक है। तो इस टाइप की कंपनियों के दिए हम एग्जांपल देखें, जैसे हमारे नेस्ले हो गया, एचयूएल हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर्स हो गए, ऐसे इस टाइप की कंपनियां ऐसी आती हैं जिनमें रिस्क बहुत कम है, जिनमें कैश भी आते हैं, लेकिन अभी कंपनियां इतनी ग्रो कर गई हैं ना कि अब इनमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं बची है। लेकिन वहीं यदि हम किसी और कंपनी को उठाते हैं जिसमें कि हम क्या देख रहे हैं कि इस कंपनी में क्या है, ग्रोथ बहुत है, ठीक है, लेकिन रिस्क भी क्या है, रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, और कैश कैश अभी नेगेटिव है, ठीक है। तो इस टाइप की कंपनियों को देखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस टाइप की कंपनियों पे हमें तुरंत परचेज नहीं करना चाहिए, हमें वेट करना चाहिए कि जब इसका कैश पॉजिटिव आए या कैश थोड़ी इंक्रीज हो, तब हम इस पर अपना एक व्यू बना सकते हैं। इस टाइप की कंपनियों के एग्जाम्पल हम देखें तो क्या होगा, जैसे कि अभी रिसेंटली IPO लेके आई थी ओला कंपनी, राइट। तो ओला इस टाइप की कंपनी है जिसमें ग्रोथ तो बहुत ज़्यादा है, और लेकिन अभी इसमें रिस्क बहुत है। और रिस्क क्यों है, क्योंकि अभी अनसर्टेनिटी, इसका मार्केट शेयर का कुछ पता नहीं है, और अभी मार्केट में कैसा परफॉर्म करेगी ये भी अभी हमें ठीक से पता नहीं है, और इसका कैश बहुत अच्छा जनरेट नहीं हो रहा है, अभी कैश नेगेटिव चल रहा है, लेकिन ग्रोथ बहुत है। तो इस टाइप की कंपनियों को हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए। तो ये जो 3 पिलर्स हैं ना, इन आप कोई कंपनी उठाओ और आप देखो उसमें क्या ग्रोथ है, क्या रिस्क है, और क्या कैश जनरेट कर रही है, इसके बिहाफ पे एक आप अच्छा अपना व्यू बना सकते हो, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, जैसे कि वीडियो शुरू में हमने बताया था कि हमारी इकोनॉमी क्यों सॉरी हमारी शेयर मार्केट क्यों डे बाय डे करेक्ट हो रहे हैं। तो देखिए
फंडामेंटल एनालिसिस में एक टर्म होता है पीई, जिस पे मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। आपको बहुत अच्छी व्यू मिलेगी कि पी क्या होता है, कब पी को यूटिलाइज करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा सेंस मिलेगा। सिर्फ आप पीई देख के भी कैसे मार्केट को एनालिसिस कर सकते हो, किसी स्टॉक को एनालिसिस कर सकते हो कि स्टॉक कैसा परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो पी क्या होता है? पी कुछ नहीं होता है, प्राइस अपन अर्निंग होती है। जब प्राइस को हम अर्निंग से डिवाइड कर देते हैं तो वहाँ से पी निकल के आता है। पी ये बताता है कि हम ₹1 अर्निंग करने के लिए किसी कंपनी या किसी स्टॉक को कितने रुपए देने वाले हैं। यदि किसी कंपनी का पी अगर 10 निकल निकल के आता है, इसका मतलब है कि हम ₹1 अर्निंग के लिए उस कंपनी को ₹10 देने को तैयार हैं। ठीक है, ये पी होता है। तो पी से ही पता चलता है कि मार्केट कितना वैल्यूड है, कितना ओवर वैल्यूड है, उसके वैल्यूएशंस थोड़ा कुछ हद तक का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। किसी कंपनी का पी जितना कम होगा उतना ही, यदि आप किसी सेम सेक्टर में देख रहे हो तो जिसका कम होगा उसका अच्छा माना जाएगा। हालांकि ये पूरी तरह सही नहीं है, लेकिन फ़िलहाल हम यही मान के चलते हैं कि जिसका पी कम होगा वो कंपनी उतनी अच्छी मानी जाएंगी, क्योंकि ₹1 की अर्निंग पे ही हम कितने रुपए दे रहे हैं, वही पी है। तो ₹1 अर्निंग के लिए हम ₹10 दे रहे हैं या ₹1 अर्निंग के लिए हम ₹50 दे रहे हैं, कौन सा बेटर है? तो जाहिर सी बात है कि ₹1 की अर्निंग के लिए यदि हम ₹10 देंगे तो ये ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, यदि हम वर्ल्ड में देखें तो इंडिया का, यदि हम सारे इंडिया में जितनी भी स्टॉक कंपनियां हैं उनका एक एग्रीगेट पी निकालें, राइट? तो हमारा जो एक एवरेज निकल के आता है, एग्रीगेट निकल के आता है, वो लगभग 21-22 का पी है। ठीक है, तो इंडिया में जितनी भी इमर्जिंग कंट्री हैं, इमर्जिंग कंट्री सेम सेक्टर में आ जाएगी, राइट? तो जितने भी इमर्जिंग कंट्री हैं उनमें इंडिया सबसे महंगी पी जनरेट करती है। सबसे महंगी पी जनरेट करती हैं। ये रीज़न एक है मार्केट का फॉल होने का। ये बताता है कि हमारा जो मार्केट है, इंडियन मार्केट, वो बहुत ज़्यादा क्या है, ओवर वैल्यूड है या बहुत ज़्यादा महंगी है इन द इमर्जिंग कंट्री। तो जो एक बहुत बड़ा कारण है मार्केट का वो ये है, क्योंकि हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन एफ आई और डी आई जो हैं, जो एफ आई जो हमारे फॉरेनर्स हैं उन्होंने आके इन्वेस्ट किया है, उनको सब दिखता है कि कौन से कंट्री किस पी ई पे ट्रेड कर रही है। तो हम इंडिया की बात करें तो इंडिया लगभग 22 के पी पे वर्क कर रहा है, और ये मैक्सिको को हम देखें तो वो लगभग 11-12 के पी पे ट्रेड कर रहा है। आप ब्राज़ील को देखें तो वह 19 के पी पे ट्रेड कर रहा है, और यदि आप फ्रांस देखें तो वो भी 19 के पी के आसपास ट्रेड कर रहा है। ऐसा कम करेंट डेटा फरवरी 2050 का डेटा बता रहे हैं। और यदि आप अपना नेबर कंट्री पाकिस्तान को देख लीजिए, वो भी 19 के पी पे ट्रेड कर रहा है। इंडिया का जो वैल्यूएशन है, जो पी है, वो लगभग 22 के आसपास का है। तो सबसे अधिक हमारी कंट्री अभी जो वो बहुत महंगी चल रही है, जिसकी वजह से यहाँ से पैसे निकाल के लोग अपना अन्य अंडर वैल्यूड इमर्जिंग मार्केट में लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। और दूसरा बड़ा बड़ा कारण क्या है कि पहली बात तो हमारी मार्केट जो है बहुत ओवर वैल्यूड है, बहुत महंगी है। ठीक है, तो यहाँ पे रिस्क क्या है, रिस्क बहुत ज़्यादा है। जब यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है तो रिस्क के अकॉर्डिंग हमको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है। ठीक है, रिवॉर्ड क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हमारे जीडीपी जो कि हम बोलते हैं कि हमको 2047 तक डेवलप्ड होना है, 2047 तक डेवलप्ड होने के लिए हमको कम से कम 10 के आसपास के जीडीपी को मेंटेन करके चलना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। हमारा जीडीपी अभी लगभग 6-7 तो क्या 6-5 के बीच में चल रही है, 6.3 6.4 के आसपास चल रही है, जो कि हमारी एक्सपेक्टेशन से भी कम है, राइट? तो यहाँ पे क्या मिल रहा है हमको, रिस्क बहुत ज़्यादा है। रिस्क और रिवॉर्ड हमारा इंडियन मार्केट नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से फॉरेनर्स जा रहे हैं और एक स्टेबल रिटर्न मिल जा रहा है हमको बॉन्ड्स में। जब अभी अपना अमेरिका फेडरल जो फेड है, जो भी वो इंटरेस्ट रेट कम करेगा तो वहाँ की बॉन्ड यील्ड क्या हो जाएगी, इंक्रीज करेगी। तो वहाँ से एक रिस्क फ्री रिटर्न जनरेट हो जाता है। यदि बॉन्ड का 8% 7% का भी रिटर्न किसी कंट्री से मिल रहा है तो वो ज़्यादा बेटर होता है एफ के लिए कि किसी रिस्क वाले कंट्री में लगा के 12 से 14% का रिटर्न जनरेट करना, राइट? वैसे भी इंडिया कितना रिटर्न जनरेट कर रहा है? इंडिया की इन्फ्लेशन मान के चलिए 6%, और यहाँ का जीडीपी मान के चलिए 6%, तो 12% का रिटर्न कर रहा है। और हमारा रुपीज़ डिप्रिशिएट कर रहा है, तो ले दे के उतना ही रिटर्न बनता है जितना कि हम किसी बॉन्ड में लगाएं। तो दूसरा सबसे बड़ा रीज़न क्या है, हमारा जो इकॉनमी का है वो स्लो डाउन है। ठीक है, और बॉन्ड यील्ड का बढ़ना, अमेरिका फेड का रेट कट करना, ये सब दूसरी वजह है कि यहाँ से पैसे का आउटफ्लो हो रहा है। ठीक है,
तो उम्मीद है इससे कुछ लर्निंग मिली होगी। तो यहीं तक वीडियो रखते हैं, फिर मिलते हैं कल अपने मार्केट एनालिसिस में। चलिए तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।